तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आज का टॉपिक है हमारे पास डिराइविंग रिलेशनशिप्स बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए हमारे पास कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, टाइम, स्पीड, लेंथ, फंडामेंटल हो गई और स्पीड हो गई हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे को दे रखा है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालिए। तो इनके बीच में कुछ हम करते हैं। तो स्टेप 1 कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, पर ये नहीं पता मास के स्क्वायर पे या मास के क्यूब पे, पर इतना पता है कि मास पे तो डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमने मान लिया मास की पावर कितने पे, ए पे। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे। ठीक है, ये तीनों पे हो गया। तो इन तीनों को मिला दीजिए। तो टाइम पीरियड आ गया एम ए एल बी जी सी। तो इसको हटा के कांस्टेंट आ गया के एम ए एल बी जी सी, ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 कि हमें इन सब की डायमेंशन लिखनी है। तो टी है टाइम पीरियड, डायमेंशन टी। अगला है मास, डायमेंशन ए, लेंथ, डायमेंशन एल, और मैंने बताया था जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग कर लीजिए। जैसे मास को अलग कर लो, पर अगर लेंथ को अलग करने जाओगे तो यहाँ ध्यान से देखिए आप कि लेंथ की पावर बी, लेंथ की पावर सी, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। तो लेंथ की पावर क्या आ गई, बी प्लस सी, पर टाइम के साथ कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, तो टाइम की पावर क्या आ गई, -2c। तो ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं कंपैरिजन। कंपेयर कराइए। अगर मैं लेफ्ट साइड जाके देखूं तो यहाँ पर मास नहीं है, तो मास की पावर क्या हो गई, 0, और लेंथ भी नहीं है तो उसकी पावर भी क्या हो गई, 0। कंपेयर कराइए अब मास को मास से, मास की पावर ए और इसकी पावर 0, तो इक्वल हो गया। लेंथ की पावर बी प्लस सी और यहाँ लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर -2c और यहाँ टाइम की पावर 1, तो ए आ गया 0, बी आ गया -c और c आ गया -1/2। तो c की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/2। तो मेरे पास तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। आगे तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू। अब इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हो गया t इक्वल टू के एम ए 0, एल की पावर b 1/2, c की पावर d -1, के एल की पावर 1/2, c की पावर 1/2। तो फार्मूला क्या बनता है, k √L/c, नहीं सॉरी यहाँ c नहीं, यहाँ g आएगा, तो √L/g। एक्चुअली में टाइम पीरियड का ये फार्मूला गलत है। मैंने पहले बताया कि ये डायमेंशनली सही है, बट ये एक्चुअली में फार्मूला ये गलत है। एक्चुअल फार्मूला ये होता है, कांस्टेंट की जगह पे 2π आता है। तो ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन निकालना है आपस में, हमें फार्मूला प्रॉपर डिराइव नहीं करना। तो यहाँ पेपर में सिर्फ आपका फिजिकल वो चेक करेगा। अगर पेपर में कह दे कि टेक कांस्टेंट इक्वल टू 2π, तो आप इसकी वैल्यू 2π रख दीजिएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास कवर हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, सामने प्रॉब्लम लिखी हुई है आपके, कि वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। अब इसने ये नहीं कहा कि वेवलेंथ की पावर क्या है, तो क्या ले ली, ए। डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं पता तो क्या ले ली, पावर बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं पता तो सी ले ली। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कांस्टेंट को हटाइए, के लेमडा ए, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट की जाएगी ना बाद में ए बी सी की निकाल के।
अब v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कांस्टेंट क्या होता है जी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, के लैम्डा होती है वेव की लेंथ, यानी कि वेव की लेंथ मतलब लेंथ हो गया, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब तो आपको ये सब याद हो जानी चाहिए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू का की पावर सी, और यहाँ पर m क्या हो गया, जीरो, एल वन टी माइनस वन, जो नहीं है उसको हम जीरो मानते हैं। के पहले मास लिखते हैं, मास की पावर क्या है जी b, और कहीं पे मास है नहीं है, चलते हैं लेंथ पे, लेंथ की पावर क्या है a, फिर यहाँ पे लेंथ की पावर क्या है -3b, फिर यहाँ पर लेंथ की पावर क्या है c। अब आते हैं टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड कितना हो गया -2c, टाइम की डायमेंशन, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, टाइम की डायमेंशन। तो आपने क्या करना है, पहले m चेक करना है और फिर देखना कि कहीं और तो नहीं है m, तो उसकी पावर नहीं है, चलो ठीक है a की पावर। फिर जैसे मैंने यहाँ लेंथ लिखा तो इसकी पावर a -3b और +c, ऐसी टाइम की पावर और कहीं भी नहीं है तो टाइम को लिख दिया। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो m की पावर b की पावर, p की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, साफ दिख रहा है मास की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो गया a-3b + c = 1, और टाइम को कंपेयर कराएंगे तो -2c -1, तो c कितना आ गया 1/2, और b क्या आ गया जीरो, तो b आ गया जीरो, c आ गया 1/2, तो a आ गया 1/2 और c भी कितना आ गया 1/2। तो बस मेन ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 डाल दीजिए, v = k लैम्डा a 1/2, रो b 0, ग्रेविटी c 1/2, तो ओवरऑल फार्मूला आ गया k लैम्डा 1/2 g 1/2, तो ये हो गया k √ लैम्डा g, दिस इज द आंसर। तो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको वो सॉल्व करने हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग ही चलता है। अलग कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो एक लिक्विड में है, एक पाइप में क्या दे रखा है, रेट ऑफ फ्लो। पहले तो रेट ऑफ फ्लो आप समझिए होता क्या है, ये बहुत काम आता है। रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मैं इसको ROF कहता हूँ। तो रेट ऑफ फ्लो हो गया L3/T, तो इसकी डायमेंशन हो गई आगे जी। और यहाँ इसने क्वेश्चन में लिख भी रखा है वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, तो वही हो गया वॉल्यूम पर टाइम। तो कह रहे अज्यूम करो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड कर रहा है, तो ROF डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पावर क्या ले ली A, एंड डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ पाइप, पावर क्या ले ली B, एंड डिपेंड कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट P/L, पूरा का पूरा, P पे अलग नहीं, L पे अलग नहीं, P/L। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप लेंथ से डिवाइड कर देते हो तो वो ग्रेडियंट बन जाता है। जैसे प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो चलिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। K नीटा A RB P/L C। अब मुझे इन सब की यहाँ पर क्या रखनी है, डायमेंशन, वो आपको पता है, आपको कि डायमेंशन आपको सबकी पता होनी चाहिए, तो मैं सबकी डायमेंशन लिख देता हूँ, तो आपको वैसे याद होनी चाहिए। K नीटा हो गई हमारी ml-1 T-1, रेडियस तो लेंथ होती है, और प्रेशर ग्रेडियंट मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो पहले इसकी बना लो ml-T-2 एरिया, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई ml-1 T-2। अब प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसको भी किससे डिवाइड कर दीजिए, लेंथ से, कितना आ गया ml-2 T-2,
तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर इसकी। इस तरह से डायमेंशन बनाते हैं। प्रेशर का छोटा सा फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की याद होगी तो एरिया की रख दी, फिर ये सोल्व कर दिया, फिर यहाँ से ये सोल्व करके ये आ गया। तो ये आ गया मेरे पास ml-2 की पावर c। रेट ऑफ फ्लो की डायमेंशन क्या लिखी है मैंने कि मास इकट्ठा करो, मास की पावर a, मास की पावर c, बस और कहीं तो मास नहीं है, और दोनों प्लस प्लस हैं तो ऐड कर दिया। लेंथ, लेंथ की पावर क्या होगी -a प्लस b माइनस 2c। टाइम, टाइम की पावर क्या है -a माइनस 2c। देखो यहाँ पर -a और यहाँ पर -2c। अब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो अभी मैं यहाँ कंपेयर करा देता हूँ, फिर पीछे लिख लूँगा, या पीछे ही लिख लेते हैं इसको आगे अगले पेज पे। तो ये आ रहा है a प्लस सी, यहाँ m नहीं है तो क्या लिखूँगा 0, तो a प्लस सी इक्वल टू 0। पीछे चलो, -a प्लस बी माइनस 2c, -a प्लस बी माइनस 2c। कंपेयर कराओ लेंथ को 3 और -a माइनस 2c -1। ये आ गई भाई 3 वैल्यू। इन तीनों को सोल्व करना है ए बी सी के लिए। तो ए की वैल्यू क्या हो गई -c, यहाँ रख दूँ, तीनों के अलग अलग कॉलम बना लेते हैं ना, यहाँ रख देते हैं। ए की वैल्यू -c तो ये +c, -c तो c की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, -1 यानी कि +1। b निकालना है -2, c है 1 3। तो ये आ गया 1 - 2 प्लस b 3, b -1 3। तो b की वैल्यू आ गई 4। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या आ रही है जी वैल्यू 1 में, ये रही 1। के नीटा ए कितना है -1, आर बी 4 p/l c1। तो क्या फार्मूला बन गया के p/l r4/नीटा। और इसने कहा है कि के की वैल्यू क्या लेनी है π/8। तो ओवरऑल फार्मूला क्या बन गया π/8 p/l r4/नीटा। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये पेपर में तकरीबन हर स्कूल में आती है। तो इसको आप दोबारा एक बार ट्राई करके देखें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, कह रहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर है NR और वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब m0 l0 t0 और NR इज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो शुरू करते हैं जी। तो NR किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, स्पीड पे और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। पर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये है लास्ट लाइन, गिवन दैट NR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। यहाँ पर आपने ये लिखना है कि NR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। अगर कह दिया तो वो 1 पावर लेनी है। यानी कि जब भी हम डायमेंशन को सोल्व करते हैं तो मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स को सोल्व कर सकते हैं 3। और जबकि इस क्वेश्चन में इसने 4 वेरिएबल दिए हैं। कैसे कि NR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स ऑन, सॉरी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड पावर A, डिपेंड्स ऑन स्पीड V पावर B, डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पावर C। तो 3 हो गए ना। अगर मैं D यानी कि जो इसने लिखा है NR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, D इज द डायमीटर ऑफ पाइप, अगर मैं D की पावर D कर दूं तो 4 वेरिएबल हो जाएंगे। तो डायमेंशन इसको सोल्व नहीं कर पाता। तो इसलिए हमने ये लास्ट लाइन इसने खुद ही जोड़ दी है कि भैया लास्ट वाला फैक्टर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको क्या मानोगे D की पावर 1। ये इस तरह का क्वेश्चन है।
तो पेपर में बच्चे इसमें डी की पावर डी लिख देते हैं। अरे वो 4 वेरिएबल सोल्व ही नहीं कर सकते डायमेंशन का फार्मूला, मैक्सिमम 3। तो इस क्वेश्चन में बस यही बात याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एन आर क्या हो गया, के डेंसिटी ए, वेलोसिटी बी, नीटा सी और डायमीटर ऑफ पाइप पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन में हम पावर लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं लगाते। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस। डेंसिटी की डायमेंशन आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। स्पीड की डायमेंशन आपको पता है, LT-1। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हमें पता है, ML-1 T-1 की पावर C। और डायमीटर की डायमेंशन भी हमें पता है, लेंथ। पर इसकी पावर क्या लेनी है, 1D नहीं लेनी, फिर बता रहा हूँ मैं। तो K, चलिए जी मास इकट्ठा करते हैं। यहाँ मास की पावर A और यहाँ पर मास की पावर C। चलिए लेंथ इकट्ठी करते हैं। लेंथ की पावर -3 है, यहाँ पे लेंथ की पावर B, यहाँ लेंथ की पावर -C, सॉरी, क्योंकि ये -1 है ना, C से मल्टीप्लाई होगा तो -C, और यहाँ लेंथ की पावर 1। आगे बढ़ते हैं। टाइम की पावर -B, टाइम की पावर -C। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो इसको यहीं कर लेते हैं, यहाँ स्पेस है मेरे पास, तो दोनों तरफ इसको कंपेयर करा देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो A + C क्या मिलेगा, 0। चलिए जी अगला क्या है, इसको कंपेयर कराओ, इससे 0, इसको कंपेयर कराओ, 0, यहाँ कर देते हैं। तो B की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -C के। A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -C के, आ गई जी। तो पुट कर दो वैल्यू इसके अंदर, तो ये आ गया -3A + B। B की वैल्यू कितनी है, -C, और A की वैल्यू -C, तो A किसके बराबर हो गया, B के। सीधी सी बात है। तो B की वैल्यू A और C किसके बराबर है, -C किसके बराबर है, A के। तो ये हो गया -3A + 2A - 1, तो A आ गया 1। A 1 आ गया, तो B भी क्या आ गया, 1। तो C कितना आ गया, -1। जी आए भाई तीनों कांस्टेंट। और ये कैसे आई, ये आप खुद भी सॉल्व करो। ये आप कहोगे कि कैलकुलेशन समझ नहीं आई, तो ऐसा कुछ नहीं, आप इन तीनों की वैल्यू को खुद कॉपी में लिखिए और इसको सॉल्व करके देखिए। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में हम डाल देते हैं वैल्यू सबकी। तो NR कांस्टेंट, डेंस ρA, VB, नीटा CD। चलिए जी A कितना है, 1, B भी 1, C -1। A 1, B भी 1 और C -1D। तो फार्मूला क्या बनता है रेनॉल्ड्स कांस्टेंट का, K ρV d/नीटा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया है। ऐसा एक क्वेश्चन और भी है इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है, तो उसको करा लेते हैं एक बार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है लास्ट इसी टाइप की, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं खुद से, और ट्राई जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है आपको, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप। फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी को F से ले लेता हूँ, ठीक है जी। डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सरफेस टेंशन। तो रिलेशन निकालिए। देखिए रेडियस ऑफ ड्रॉप पावर A एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड B एंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड C। तो चलिए जी F = K RA ρB SC। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भाई याद होनी चाहिए, m0 L0 T-1। अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 होती है ना, जिसमें हम बाद में आके वैल्यू डालेंगे। K रेडियस की, LA डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होती है फोर्स, मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, फोर्स बटे लेंथ।
तो MLT -2/L, तो ये आ जाएगी MT -2। ठीक है जी, तो ये हटा देते हैं इसको, सरफेस टेंशन की डायमेंशन MT -2 की पावर C ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ और इसके बाद सोल्व आपने करना है इसको। ये पेपर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब स्कूल में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको ट्राई कीजिए। तो पहले कंपेयर से पहले मैं एक लाइन गलत लिख गया इसमें, पहले हमारे को M इकट्ठा करना था। आप जानते हैं यहाँ पे पहले M इकट्ठा कीजिए, तो ये हो गया M0 L0 T -1 के M की पावर B M की पावर C, बेस सेम तो पावर ऐड हो गई, लेंथ की पावर A, टाइम की पावर -2C। अब आएगा यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ गया जी, B + C 0, A = 0 और -2C = -1। देखिए कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इसमें। मास अपॉन वॉल्यूम, M हो गया B + C, L हो गया, देखिए L की गड़बड़ी होगी ना, तो यहाँ इसको थोड़ा सा मैं इसको प्लीज़ एक करेक्शन कर लेते हैं। क्या गलती हुई है यहाँ पर, मैं इसको हटा लेता हूँ। ये रही गलती कि L की पावर A L की पावर -3B। अब चलते हैं T पे, सॉरी फॉर द मिस्टेक, T हो गई -2C। अब कंपेयर कराइए, क्या हो गया, B + C 0, A -3B 0, -2C -1, तो C तो सीधा सीधा आ गया और B भी सीधा सीधा आ गया, तो यहाँ से आप A निकाल लीजिए, तो A आ गया -3/2, ये वैल्यू आ गई। तो चलिए जी वैल्यू में डाल दीजिए, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो F हो गया K R A हो गया -3/2, B हो गया -1/2 और C हो गया 1/2। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, फाइनल सोल्यूशन। और ये इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने अभी। नेक्स्ट जो लास्ट है, डायमेंशन का इस्तेमाल हम किसके लिए कर सकते हैं, जो इसका यूज़ है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। हमने 3 तरह के सिस्टम पढ़े हैं, बट अभी हम जो पढ़ेंगे वो 2 तरह के ही सीखेंगे, वो है CGS और MKS। अब एक क्वेश्चन फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं, N2 = N1। ये मैं बताता हूँ अभी सब किस किस के काम में यूज़ होते हैं। M1/M2 L1/L2 T1/T2 पावर A पावर B पावर C। जैसे इस फार्मूले को आप जस्ट याद कर लीजिए या लिख लीजिए। कन्वर्ट करने का मेन मुद्दा अभी इसमें हम देखते हैं कैसे काम करता है वो। तो कह रहा है कन्वर्ट करो 1 जूल को इनटू अर्ग में। अरे भैया पहले तो ये देखो कि ये है किसकी यूनिट, तो 1 जूल या जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। और अर्ग भी एनर्जी की कौन सी यूनिट है, CGS। इसको आपको याद भी रखना है। कभी मैं कहूँ अर्ग तो आप समझ जाइए कि भैया ये एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। और कभी कहीं जूल तो आप समझ जाइए कि एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, SI में, या कह सकते हैं कि MKS में। SI का मतलब MKS भी कह सकते हैं। तो अब कन्वर्ट करना सीखते हैं कैसे। पहले तो ये पक्का होगा कि ये एनर्जी की का कन्वर्जन है, एनर्जी की एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे होगा, डायमेंशन लिख लीजिए इसकी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ML2 T -2। अब आपने पीछे फार्मूले में जो ABC पढ़ा था, ये ABC बेसिकली इसकी पावर होती है। A किसकी है, M की, B L की, C T की। तो A कितना आ गया 1, B कितना आ गया 2 और C कितना आ गया -2। अब इसमें एक लाइन आप याद रखेंगे कि जो सिस्टम दे रखा है, जूल दे रखा है यानी कि SI सिस्टम, जिसको हम MKS भी कह सकते हैं, जो सिस्टम दे रखा है वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। गिवन सिस्टम ऊपर रखना है, जो निकालना है वो नीचे रखना है। ठीक है जी, जो गिवन है वो राजा है, बस यही बात है भाई, जो दे रखा है वो राजा है। तो कैसे, N2 = N1। अब चलते हैं N1 क्या बला थी भाई, N1 थी ये चीज, ये 1।
अगर वो कहता कन्वर्ट करो 500 जूल को अर्ग में, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाती 500। 20 जूल को तो N1 की वैल्यू हो जाती 20। अब इसने कही 1 जूल को, तो N1 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है जी बात। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम कहानी पे, पेपर में कैसे करना है। तो हमारे को गिवन क्या सिस्टम था जी, SI, कन्वर्ट क्या करना था CGS। तो SI का मतलब M1, CGS का मतलब M2। मैंने कही ना जो दे रखा है वो ऊपर रहेगा, तो ऊपर कौन है M1 L1 T1। तो M1 कितना हो गया 1 किलो, L2 क्या, L1 क्या हो गया MKS किलोग्राम मीटर, S हो गया सेकंड। तो M1 MKS किसके बराबर हो गया 1000 ग्राम के। 1 मीटर किसके बराबर हो गया जी 100 सेंटीमीटर के। और 1 सेकंड का कोई कन्वर्जन नहीं है, ये 1 सेकंड। सिमिलरली M2 L2 T2, भाई ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है। तो M2 किस में कन्वर्ट करना है CGS में। CGS का हो गया ग्राम, लेंथ हो गई सेंटीमीटर, और ये हो गया सेकंड। हो गया ना हमारे पास कन्वर्ट। तो ये आपने कन्वर्ट करना। अच्छा, इसमें और चीज़ भी दे रखी है, N1 दे रखा है 1 और N2 हमने निकालना है। अभी देखते हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब फार्मूले में पुट कीजिए, N2 निकालना है, N1 1 M1। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटा देते हैं। तो चलिए M1 क्या है 1000 ग्राम, और M2 क्या है 1 ग्राम। A कितना है 1, ये कितना है 100 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ दिख रहा है ना हमारे को। पावर कितनी है 2, ये क्या है 1 सेकेंड, ये भी क्या है 1 सेकेंड। पावर कितनी है -2। ये ऐसे रखते हैं। अब ग्राम से ग्राम पावर कट गई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। तो क्या आ गया जी 1000, 100 × 100, और -2 तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो N2 कितना आ गया 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो N2 कितना आ गया 10 की पावर 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जूल कितनी अर्ग के बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। ये कन्वर्जन हो गया इसका। तो स्टेप 1 ये तो फार्मूला हो गया। पहले पता होना चाहिए कि भाई ये पूछा किसकी है, एनर्जी की पूछी है। और चेक करो किस में दे रखी है, किस में पूछी है। SI में दे रखी है और CGS में पूछी है, जूल से अर्ग। फिर डायमेंशन लिखो भाई एनर्जी की, कांस्टेंट्स की वैल्यू लिख लो ABC की। फिर जो दे रखा है वो इधर, जो निकालना है वो इधर। SI सिस्टम का मास, लेंथ, टाइम लिख लिया और ग्राम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। CGS का तो कोई ज़रूरत ही नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। फिर फार्मूले में डाल के ये पावर लगा दी 1 2 -2 और इसको सोल्व कर दिया। तो ऐसा आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ आएगा। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है CGS में दे रखा है। ध्यान से देखिए, अब उल्टा करते हैं हम। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। CGS में वैल्यू दे रहा है 6.67 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। कह रहा है इसकी SI वैल्यू निकालो। इसमें एक नई चीज़ है, वैसे वो पहले मुझे वही करानी चाहिए आपको। तो ये है डाइन के बारे में। डाइन जो है, चलो मैं बता देता हूँ, कन्वर्जन हम बाद में कर लेंगे। डाइन जो है वो फोर्स की CGS सिस्टम है। तो भैया इसकी MKS कौन सी है जिसका दूसरा नाम SI है, न्यूटन। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूटन आना था, पर इसने वो तब आता जब वो MKS होता। इसने लिखा है CGS, तो ऑब्वियसली यहाँ पर न्यूटन की जगह क्या डाल दिया, डाइन, सेंटीमीटर टू ग्राम -2। इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो डायमेंशन लिख लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप मैंने पहले आपको बताई थी कि ये तो समझ आ गया कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, ये क्वांटिटी क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप है इनकी क्या लिख लीजिए, इस पूरे फार्मूले की डायमेंशन लिख लीजिए। डाइन फोर्स की डायमेंशन। तो ये कैसे पता चला है डाइन फोर्स की डायमेंशन है, ये मैंने बता दिया। बट डायमेंशन CGS सिस्टम हो चाहे MKS हो चाहे FPS हो, तीनों की डायमेंशन सेम रहती है, यूनिट बदलती रहती है। सेंटीमीटर पर ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर, कुछ भी।
या मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी बदलती रहेंगी यूनिट, बट डायमेंशन नहीं बदलती। डायमेंशन क्या रहेगी फोर्स की, चाहे डाइन लिखो, चाहे न्यूटन लिखो, चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, डायमेंशन रहेगी फोर्स की MLT -2। सेंटीमीटर की क्या रहेगी L2 और ग्राम की क्या रहेगी M-2। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो M-1 L³ भाई ये आ गई डायमेंशन। सो A की वैल्यू क्या आ गई -1, B की वैल्यू क्या आ गई 3 और C की वैल्यू क्या आ गई -2। अगला स्टेप टेबल SI नहीं, SI नहीं, इस बार उल्टा दे रखा है। इस बार पहले क्या दे रखा है CGS है ना जी, और क्या निकालना है SI। तो जो दे रखा है मैंने पहले कहा है, जो दे रखा है वो कहाँ रखते हैं ऊपर। तो हमारे पास आ गया मास M1 कितना दे रखा है भाई, CGS में ग्राम, इसमें कितना दे रखा है सेंटीमीटर, टाइम में कितना दे रखा है सेकंड, और N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है ये रही। देखो इस बार आगे बढ़ते हैं। M2 कितना दे रखा है 1 किलो, तो 1 किलो किसके बराबर होता है भाई 1000 ग्राम। L2 किसके बराबर दे रखा है 1 मीटर, कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर। और T2 कितना हो गया 1 सेकेंड। और N2 तो भैया निकालना है, N2 तो निकालना है हमने। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। N2 = N1 फार्मूला लगा दूं मैं सीधा। तो N1 की वैल्यू मैं अभी नहीं रख रहा, ये एंड में रखेंगे, ठीक है जी। तो हम पंगे नहीं ले रहे इससे। तो ये चलते हैं M1 1 ग्राम, नीचे क्या लिखूं 1 किलो, अभी पावर है, चलो ये भी बाद में। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर पावर B, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पावर C। चलिए जी थोड़ा कन्वर्जन करना शुरू करते हैं। N1 1 ग्राम बटे 1000 ग्राम, पावर A कितनी है भैया -1। 1 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 3, और 1 सेकेंड, ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सेकेंड कितना है -2 हो गया। बस अब इसको काट दीजिए, इससे इसको, इससे इसको, इससे ख़त्म हो गया। तो N2 कितना आ गया, N1 मेन यहीं तक ही रुकना बस। ये देखिए 1 10 की पावर 3 -1, 10 की पावर 2 3, और ये तो 1 ही हो गया। तो ये हो गया N1 10 की पावर -3, ऊपर जाके 10 की पावर -2, और ये 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। N1 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, तो ये हो गया N1 10 की पावर -3। अब रख दो N1 की वैल्यू 6.67 10 की पावर -8। तो 6.67 -8 सॉरी इंटू 10 की पावर 11 हो गया जी कन्वर्ट। आगे N2 की वैल्यू, आगे ना N2 की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे N2 = 6.67 10 की पावर -11। कन्वर्ट हो गया ना, डाइन को कन्वर्ट कर दिया SI में। तो डाइन का SI क्या होता है न्यूटन, सेंटीमीटर स्क्वायर को कर दिया हमने मीटर में MKS, और ग्राम को कर दिया हमने kg में -2। तो ये है आंसर इस फाइनल। तो ये इस तरीके का आपका कंसेप्ट है, क्लियर करना है इसको। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ और भी आगे देखते हैं हम अगले लेक्चर में, और इनको रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चन दिए उनको दोबारा करके देखिए। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।